दो बहनों का मायका और ससुराल। श्रेया और काजल दोनों सांवली रंगत की थीं। दोनों में सिर्फ 2 साल का फर्क था, वरना हमेशा दोनों बहनों को एक जैसे कपड़े चाहिए थे, साथ में खाना था, साथ में ही स्कूल जाना था और साथ में ही वो पढ़ाई करती हैं और साथ में नृत्य सीखती हैं। इस तरह दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। अब वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थीं। ऐसे ही एक दिन उनकी माँ जानकी उनके लिए पोहा बनाती है। दोनों सो रही थी, तभी उन्हें उठाते हुए वो कहती है, श्रेया, बेटा काजल, उठ जाओ दोनों। देखो आज मैंने नाश्ते में तुम्हारे लिए पोहा बनाया है। उठो दोनों। माँ सोने दो ना। माँ अभी मुझे और नींद आ रही है। ठीक है तो मैं ये सामने वाली सुनीता संगीता को दे देती हूँ। मेरी मेहनत तो दिखती नहीं है किसी को। जैसे ही जानकी जाने वाली होती है तभी दोनों उठकर अपनी माँ को गले लगाकर एक साथ कहती हैं, अरे माँ हम खाएंगे, आप फिक्र मत करो, हम सारा खत्म कर देंगे। मैं जानती थी तुम अपनी पसंदीदा चीज किसी को बांट नहीं सकते, खा ही लोगे। लाओ माँ, दो, अभी खाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, जाकर पहले नहाओ धो, तब आने के बाद दूंगी। जल्दी जाओ। ठीक है माँ। तभी दोनों रेडी होकर अपनी माँ के पास बैठती हैं और वो जब खाना मांगती है तो जानकी मना कर देती है और कहती है, आज मैं बारी बारी से तुम लोगों को अपने हाथ से खिलाऊंगी खाना। सच माँ, खिलाइए ना। हाँ माँ, बहुत समय हो गया है। तभी जानकी बारी बारी से अपनी बेटियों को खाना खिलाती है। उसके बाद दोनों कॉलेज चली जाती हैं, जहाँ कॉलेज के दोस्त उन दोनों बहनों का मजाक उड़ाते हैं। देखो दोनों सांवली बहन आ गई। सांवली क्या बोल रही हो? काली ही बोलो ना, काली ही दिखती है। ए तमीज से बोलो, काली हो गोरी हो तुम्हें क्या? तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है तो आओ पैसे निकाल कर दो, हम पार्लर चले जाएंगे। हाँ हाँ दो ना पैसे, क्यों नहीं दे रही हो? क्यों गला सूख गया या तुम कंगाल हो गई ये शब्द सुनकर? आए बड़े दूसरों को दलील देने। चल बहन, खुद तो इतना सारा मेकअप पोतती हो, तुमसे तो अच्छी हैं हम दोनों बहनें। तुझे बड़ा पता है। हमें तो पता है, लेकिन सबको हम अब बता देते हैं। ऐसा कहकर श्रेया किसी के हाथ से बोतल लेकर सारा पानी टीना पर उड़ेल देती है। सारा मेकअप उतर जाने पर टीना की धज्जियां उड़ जाती हैं। कॉलेज के बच्चे हंसने लगते हैं। फिर दोनों बहनें चली जाती हैं। घर जाकर दोनों घर का काम करती हैं, फिर पढ़ाई। तभी जानकी कहती है, तुम दोनों बहुत बड़ी हो गई हो, शादी होने वाली है। चलो गाजर का हलवा बनाकर दिखाओ। ठीक है माँ। जब दोनों बहनें गाजर का हलवा साथ में बनाती हैं तो लड़ती हैं। अरे मैं बोल रही हूँ ना, पहले खोया डलेगा फिर चीनी। अरे नहीं यार, पहले गाजर डलेगा फिर चीनी खोया। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? पहले गाजर को पका लो तब ये सब डालना। ठीक है माँ। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों उसी तरीके से गाजर का हलवा बनाती हैं और उनका बनाया हलवा खाने के बाद जानकी कहती है, अरे वाह मेरी दोनों बच्चियों, तुमने तो बहुत अच्छा हलवा बनाया है। ऐसा लग रहा है किसी शेफ ने बनाया हो। वक्त आ चला है कि अब मैं तुम्हारा विवाह कर दूं। माँ हम दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको छोड़कर कैसे जाएंगे? अच्छा माँ ये सब बातें छोड़ दो, आप हमारी चंपी कर दो। ये सुनकर जानकी इन दोनों के बालों की बारी बारी से चंपी कर देती है। वक्त गुजरता है। मायके में दोनों को भरपूर प्यार मिलता है और कुछ समय में उन दोनों की शादी मालिनी के बेटे मोहित और गर्वित से हो जाती है। ससुराल में आने के बाद सास मालिनी उनकी रंगत से थोड़ी रूठी हुई थी। धीरे धीरे दोनों बहनें घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। ऐसे ही एक दिन काजल जब सूखे कपड़े लाती है तो अपनी साड़ी देखकर मालिनी कहती है, ये कैसे कपड़े धोए काजल बहू तूने? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? माँ जी मैंने अच्छे से साफ किया था, मैं नहीं जानती कि ये दाग कैसे लगा। देख रही है सोनाली, कैसे तेरी भाभी मुझसे जुबान लड़ा रही है। अरे माँ, गरीब घर की बेटियों से शादी करोगी तो ऐसे ही तो करेगी। एक तो काली, ऊपर से दहेज भी नहीं लाई। सोनाली दीदी अब ज्यादा ही हो रहा है। लाइए माँ जी, मैं साफ कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों ही हो काली। तुम्हारे हाथ में कपड़े या और कुछ भी जाएगा तो वो भी काला ही हो जाएगा, दाग तो पड़ने ही है। दोनों माँ बेटी श्रेया और काजल से घर के सारे काम करवाती हैं। घर का सारा काम करने के बाद जब दोनों खाना खाने के लिए रसोई में खाना परोसती हैं तो सास काजल का हाथ पकड़कर कहती है,
बहू तुमने मुझसे पूछा खाने के लिए? नहीं ना, तुम दोनों काली बहू खाना नहीं खाओगी। रखो इस प्लेट को। पर माँ जी, आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? आखिर हमसे क्या गलती हुई है? यही कि तुम दोनों काली हो, गरीब हो। मेरी बहू तो बिल्कुल नहीं लगती। माँ जी, हम सुबह से काम कर रहे हैं, हमें भूख लगी है। खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? बोल दिया ना, जब तक मैं नहीं बोलूंगी तुम्हें कोई खाना नहीं खाना। ये लो भाभी, ये मेरे 4-5 सूट हैं, कुछ में तुरपाई होगी, कुछ में सिलाई होगी। जरा दोनों जल्दी से करके दे दो। नंद की बात सुनकर भूखी बहुएं उसका सूट सही करने लगती हैं। इस तरह दोनों उसे परेशान किया करती थीं। अपने साथ खाने नहीं देती थीं, कहीं बाहर जाने नहीं देती थीं। कुछ समय बाद दोनों बहू 5 महीने की गर्भवती होती हैं। इस हाल में उन दोनों का ख्याल रखने की बजाय वो उनसे काम करवाती हैं। क्या बात है भाभी, अभी तक सिंक में इतने सारे बर्तन क्यों पड़े? साफ क्यों नहीं किए? जल्दी हाथ चलाइए। और काजल भाभी, आपको ये बाहर आता हुआ दूध दिखाई नहीं देता? अगर गिर जाता तो? सोनाली दीदी, मैं यही हूँ, मुझे सब पता है। आप मुझे यही जताना चाहती हैं कि मैं ठीक से काम नहीं कर रही। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये शब्द बोलने की? अब देखो, माँ से आपको कितना सुनवाती हूँ मैं। दोनों ही काली कलूटन और बच्चे भी वैसे ही दोगी। ऐसा कहकर सोनाली चली जाती है। दोनों बहनें ऐसी स्थिति में भी बहुत काम करती थीं। एक बार तो श्रेया बेहोश हो गई। उसके मुंह पर पानी की 4 छींट डालने के बाद उसकी सास उसे काम करने को कहती है। फिर वो झाड़ू पोंछा करती है। दीदी, माँ हमें कितना प्यार करती थी मायके में, और यहाँ पता नहीं क्यों माँ जी हमसे इतनी नफरत करती हैं। हमारे लिए कुछ नहीं करती, यहाँ तक कि उन्हें पोता पोती की ना खुशी है ना फिक्र। सही बोला, अगर अभी माँ होती तो वो हमें उठने भी नहीं देती। यही तो फर्क है ससुराल और मायके में। दोनों ने कभी अपने पतियों की सास से शिकायत नहीं की, चुपचाप सब कुछ सहती गईं। एक दिन सास सीढ़ी से फिसल कर गिर जाती है। वो सोनाली को आवाज़ लगाती है, लेकिन वो तो अपने कमरे में हेडफोन लगाकर नाचने में व्यस्त थी, तो माँ की आवाज़ कान से कैसे सुनती। तभी दोनों बहू अपनी सास को जैसे तैसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं। माँ जी, हो सकता है आपकी कमर में कोई अंदरूनी चोट आ गई हो, इसलिए मैं आपके लिए हल्दी का दूध लेकर आती हूँ, जिससे आप ठीक हो जाओगी। ये लीजिए माँ जी, तकिया लगा लीजिए। मैं आपके बाम लगा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी राहत मिल जाए उस जगह। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया बहू, और तभी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। मुझे माफ कर दो, आज मुझे अपनी भूल का पछतावा हो रहा है। मेरी खुद की बेटी मेरे पास नहीं आई ऐसी परिस्थिति में, पर तुम दोनों बिना आवाज लगाए भी आ गई। माँ जी, हम तो वही हैं, आप हमें बोलेंगी भी नहीं तो भी हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके पास रहें, आपका काम करें। तभी काजल दूध लेकर आती है और अपनी सास को अपने हाथ से पिलाती है। उसके बाद वो दोनों से माफ़ी मांगकर उनके साथ खुशी खुशी रहती है। कुछ समय बाद दोनों एक बेटे और दूसरी बेटी को जन्म देती हैं। वहीं ऐसे बर्ताव के लिए मालिनी सोनाली को डांटती है और उसकी शादी करके उसे भी ससुराल भेज देती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। कोकिला अपनी बहू गंगा के साथ घर में टीवी के सामने टीवी चलाकर बैठी होती है और अपनी बहू से कहती है, ये टीवी वाले कुछ भी अच्छा दिखाते नहीं, पता नहीं इन्हें क्या दिक्कत होती है। माँ जी, ऊपर से ये एडवर्टाइजमेंट कितनी आती है, टीवी में इसके चलते कुछ भी सही से देख नहीं पाते हम लोग। इस चैनल से हटाकर किसी दूसरे चैनल पर लगा देती हूँ। कोकिला टीवी के चैनल को बदल देती है। तभी अचानक से एक हिस्ट्री चैनल ओपन हो जाता है, जिसमें एक आदमी दुनिया की कई कई जगहों पर घूम रहा होता है और उनके नज़ारे दुनिया को दिखा रहा होता है। अरे वाह माँ जी, देखो जरा कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये नज़ारा तो सामने से देखने में कितना प्यारा लगेगा। तूने सही कहा बहू, मेरा ये सपना था कि मैं बाहर की दुनिया सैर करूं, लेकिन क्या करूं, सपना अधूरा ही रह गया। तो अब कर लेते हैं माँ जी आपका सपना पूरा। कोकिला और गंगा दिन में ख्वाब देख रही होती हैं। तभी गंगा रिमोट पकड़कर चैनल बदल देती है और वो संगीत का चैनल लग जाता है, जिस पर गाना बजने लगता है। जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा। जी करदा दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, ओ तेनू बुर्ज खलीफा। अरे वाह, क्या बात है माँ जी, देखो इस गाने में ये जगह कितनी खूबसूरत है, कितनी रोशनीदार है, चमकदार है। मेरी आंखें तो चकाचौंध हो रही है। मन तो कर रहा है कि मैं अभी चली जाऊँ यहाँ। हाँ हाँ, क्यों ना हम इसी जगह घूमने चले, कितनी प्यारी जगह है। लेकिन ये जगह है कहाँ पर?
तभी वहाँ अनुज आ जाता है और कहता है, हाँ हाँ, कहाँ घूमने की प्लानिंग कर रहे हो दोनों सास बहू? अरे बेटा, अचानक से संगीत वाले चैनल पर एक गाना बजने लगा जिसमें बुर्ज खलीफा करके कुछ आ रहा था। वहाँ उस गाने के अंदर इतनी प्यारी जगह थी, अरे ऐसा लग रहा था उस जगह पर हीरे जवाहरात लगा दिए हो। अजी, मुझे तो उसी जगह जाना है घूमने के लिए। हमारी शादी के बाद आप कहीं भी मुझे घुमाने नहीं ले गई हो। उन दोनों की बातों से अनुज समझ जाता है और वो अपनी माँ और पत्नी से कहता है, अच्छा, तुम बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की बात कर रहे हो? अरे वो यहाँ नहीं, दुबई में है, दुबई में। और वहाँ जाना तो नामुमकिन है। अजी, ये दुबई कौन सी जगह है? कहाँ पर है? हम लोग वहाँ क्यों नहीं जा सकते? यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं और उसके लिए आपको पासपोर्ट, वीजा ये सब चाहिए होगा जाने के लिए। और पता है कितना पैसा लगेगा? अरे कितना लगेगा? मैं अपने सोने के जेवर बेच देती हूँ, फिर तो हमारी टिकट का बंदोबस्त हो ही जाएगा बेटवा। अब तो करवा देगा ना हमारी दुबई की टिकट। अरे आप समझती क्यों नहीं हो, दुबई जाना कोई मामूली बात नहीं है। वीजा बनने में ही 2 से 3 महीने लग जाएंगे। जी, आप उसको कैसे भूल गए? आपका वो दोस्त है ना, वो लोगों के नकली पासपोर्ट और वीजा बनवाता है। क्यों ना आप उसी से बात कर लो? अरे ओ बेटवा, अब तू हमें घुमा कर लाया तो ठीक, नहीं तो दुबई तेरी माँ और तेरी पत्नी दोनों ही पहुंच जाएंगे, समझा? अरे क्या तुमने रट लगा रखी है बाहर घूमने की? तुम दोनों कहीं नहीं जाओगी। माँ जी, मैं ना कहती थी, आपका बेटा चाहता ही नहीं कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं। अरे बहू, तूने ऐसा कब कहा? माँ जी, भावनाओं पर जाइए, शब्दों का क्या है? वो तो मैंने अब भी कह दिया ना। बात तो पते की कही है बहू। अरे अब तो मुझे ये बुर्ज खलीफा बिल्डिंग देखनी ही है। अरे तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। जाओ, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। ना बेटवा ना, पहले ये बता तू हमें दुबई लेकर जाएगा या नहीं? नहीं लेकर गया तो आज का खाना भूल जा बेटा। अनुज ऊपरी मन से कह देता है, अरे हाँ अम्मा, हाँ ले जाऊंगा आपको दुबई। अब जाओ, मेरे लिए खाना लेकर आओ। गंगा और कोकिला दोनों ही खुशी खुशी अनुज को खाना लगाकर दे देती हैं, जिसके बाद अनुज आराम से बैठकर खाना खाता है। लेकिन खाना खाते वक्त भी वो दुबई के बारे में बातें करती रहती है, जिससे अनुज थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। खाना खत्म होते ही वो बाहर टहलने के लिए आ जाता है, जहाँ उसे उसका दोस्त नवीन मिलता है। अरे क्या बात है भाई, अकेला अकेला टहल रहा है? तेरा चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ है, बता तो सही आखिर बात क्या है? क्या बताएं भैया, मेरी माँ और मेरी पत्नी दुबई जाने के सपने देख रही है। उन्हें कैसे बताऊं दुबई जाने का उनका सपना कोई साकार नहीं होने वाला। अरे ऐसे कैसी बातें कर दी भाई तूने? मेरे होते क्यों नहीं जाएंगी माँ जी दुबई घूमने? अरे मैं बनवा लूंगा उनका पासपोर्ट और वीजा। लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? देख भाई, एक तरीका है मेरे पास तुम्हें दुबई की सैर कराने का। अगर तुम चाहो तो अपना मकान बेच दो, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारे आने जाने का खर्चा और टिकट तो हो ही जाएगी। वहाँ जाकर जो पैसा बचेगा उससे तुम सोना खरीद लेना। सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता मिलता है, वहाँ से सस्ता सोना लाकर यहाँ महंगे रेट में बेच देना। जितना भी जाएगा उससे डबल आएगा तुम्हारे पास। अनुज भी लालच में आ जाता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर लौट आता है और अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहता है, तो तुम्हारे साथ मैं भी दुबई की सैर करके ही आऊंगा और बुर्ज खलीफा को देखूंगा। देखा माँ जी, अभी तो हम ही मना कर रहे थे, लेकिन अचानक से इन्हें दुबई जाने का मन कैसे हुआ? नवीन की कही हुई सारी बातें अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी को बताता है, जिसे सुनते ही कोकिला भी लालच में आ जाती है और कहती है, वाह रे वाह, क्या बात है। वहाँ से इतना सारा सोना लेकर आएंगे और यहाँ 3 गुना पैसों में बेचेंगे। हम तो बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। अरे मकान का क्या, मैं अपने सारे गहने और बहू के गहने भी बेच दूंगी। तीनों को दुबई जाने का चस्का चढ़ जाता है और वो तीनों पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं। अरे सुना है तुमने नाम दुबई का? हम तो दुबई घूमने जा रहे हैं। पहला हनीमून तो हम दुबई में ही मनाएंगे अपना। अरे चीची, दुबई तो बहुत दूर है और वहाँ का खर्चा तो और भी ज्यादा है। मैं तो कहती हूँ मत जाओ। अरे कलमुही, अपनी काली जुबान से ऐसा वैसा मत बोल, मैं तो दुबई जाकर ही रहूंगी। वही कोकिला भी अपनी सहेली से कहती है, अरे हमने अपने बेटवा से कह दिया है,
पूरे दुबई की सैर करके आएंगे हम। देखो, घूमना फिरना तो ठीक है, लेकिन अपने सारे गहने मकान बेचकर घूमने के लिए जाना ये ठीक नहीं है। अरे तुझे क्या बताऊं मैं, वहां से आने के बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी, देखते रहना तुम सारे। पूरे गांव वाले कोकिला और गंगा को बहुत समझाते हैं कि वो दुबई ना जाए, लेकिन वो फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं, जिसके चलते वो अपना मकान और सारे गहने बेच देती हैं और दुबई की फ्लाइट में तीनों बैठ जाते हैं। दुबई पहुंचकर वो दुबई की बहुत अच्छे से सैर करते हैं। मैं तो इस बुर्ज खलीफा इमारत को देखकर अचंभित रह गई हूँ। मेरे हलक से तो पानी भी नहीं उतर रहा। अरे भैया, कहीं ये इमारत हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। कितनी बड़ी इमारत है। तभी वहाँ एक अंग्रेजी में आदमी कोकिला से कुछ कहता है। हे, आर यू इंडियन? अरे ये गोरा क्या बोल रहा है? अरे माँ जी, मैंने थोड़ी थोड़ी इंग्लिश सीखी थी। ये अंग्रेज कह रहा है माँ जी, आप ठीक तो हो ना? अरे वाह, ये अंग्रेज गोरा आदमी तो बहुत अच्छा समझदार लगता है। अरे बेटवा, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो? Hey, don't come close to me. Please mind the gap. Why you are here and where is your family? अरे अब ये गोरा क्या बोल रहा है? तभी वहाँ अनुज आ जाता है। अरे माँ, कितनी बार कहा है साथ में ही रहो, यहाँ वहाँ मत जाओ। माँ, एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। हमारे पास जितने पैसे थे सब चोरी हो गए। एक गोरे ने मुझसे मेरा बैग छीन लिया और वो भाग गया। ये सुनते ही कोकिला और गंगा को एक धक्का सा लगता है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, वो हमें वापस इंडिया भिजवा देंगे। वो सभी पुलिस के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें वहां एक इंडियन ऑफिसर मिल जाता है और वो उनकी बात समझकर उन्हें इंडिया वापस भेज देता है। लेकिन इंडिया आने के बाद उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। ना घर था और ना ही उनके गहने। उनके सर पर एक छत तक नहीं थी, जिसके चलते उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। अरे हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने तो दुबई की ऐसी सैर करी कि अब हमारी सैर इस गांव की हर गलियों में हो रही है। कहाँ तो हम अमीर होने के लिए गए थे, कहाँ हम दुबई से फकीर होकर चले आए। सही कहते हैं लोग, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। दुबई से आने के बाद उन्हें अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो तीनों अपने लिए काम ढूंढते हैं और काम करके अपने हालातों को थोड़ा सा सुधारते हैं।